कॉर्पोरेशन के चुनावी नतीजे तेज रफ्तार से टीएमसी को बढ़त दे रहे हैं। 144 सीटों वाले कॉर्पोरेशन में टीएमसी फिलहाल 100 से ज्यादा सीटों पर आगे है, तो बीजेपी लेफ्ट कांग्रेस 2 अंकों की बढ़त तक नहीं बना पाए हैं। कॉर्पोरेशन में टीएमसी के अभी फिलहाल 124 सदस्य हैं, लेफ्ट के 13, बीजेपी के 5 और कांग्रेस के 3। शुरुआती रुझानों से साफ लग रहा है कि टीएमसी बहुमत के पुराने प्रदर्शन के करीब है और बीजेपी समेत बाकी दल फिलहाल काफी पीछे छूट गए हैं। 144 सीटों में से 100 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। टीएमसी का अच्छा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। दहाई के आंकड़े से लेफ्ट और बीजेपी काफी दूर और पिछड़ती नजर आ रही है। कोलकाता म्युनिसिपल चुनाव, टीएमसी को बहुमत, ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। 100 से ज्यादा सीटों पर आगे है टीएमसी, तो बीजेपी और लेफ्ट कांग्रेस 2 अंकों की बढ़त तक भी नहीं बना पा रहे हैं। अनुपम मिश्रा मेरे सहयोगी कोलकाता से जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अनुपम, टीएमसी का शानदार प्रदर्शन जारी अभी भी नजर आ रहा है, काफी आगे बढ़त बनी हुई है। जी मल्लिका, मेरे पीछे जो माहौल है उसे देखकर साफ अंदाजा होता जा रहा है कि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, अभी लगभग 125 से भी ज्यादा सीटों पर, 144 में से 125 से भी ज्यादा सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट काफी पिछड़े हुए हैं, 3, 4 या 2 आसनों पे वो आगे चल रहे हैं। तो और ये जो रुझान आए हैं, इसके बाद से ही कोलकाता की सड़कों पर टीएमसी कार्यकर्ता जगह जगह खड़े हो गए हैं, निकल गए हैं। टीएमसी का झंडा लेके वो निकले हुए हैं और लगातार नारेबाजी हो रही है। इस वक्त हम लोग काउंटिंग सेंटर के ठीक 200 मीटर के बाहर हैं, क्योंकि काउंटिंग सेंटर के 200 मीटर के भीतर इन कार्यकर्ताओं को जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन काउंटिंग सेंटर के ठीक बाहर ये कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। और आपको क्या लग रहा है, कितने आसन टोटल जीत पाएगी? 130 से 135 सीट ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार लाएगी। इस बार काम किया है, मेहनत किया है, पब्लिक ने उनको चाहा है। 130 से 135 सीट आएगी। आप लोग इसी मौके का इंतजार में था? जी हाँ। से ये तो अनाउंसमेंट अभी हो रहा है, मगर हम लोगों को पहले से पता था कि ममता बनर्जी जिस तरीके से काम किए बंगाल के लिए और कोलकाता केएमसी के लिए, इस तरीके से 135, 130 सीट तो कंफर्म रखा हुआ था। 39 नंबर वार्ड कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं जगह जगह। मैं यहाँ पर पीछे आपको दिखाऊंगा जो काउंटिंग सेंटर है, जहाँ पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ये जो बैरिकेडिंग की गई है, इसके भीतर किसी भी पार्टी कार्यकर्ता को जाने नहीं दिया जा रहा है। वो सामने काउंटिंग चल रही है, जहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात करके रखा हुआ है। और इस बैरिकेडिंग के बाहर जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो जगह जगह, टोटल 11 काउंटिंग सेंटर है पूरे कोलकाता में, वहां पर अभी सब जगह इस वक्त यही हाल है, चाहे वो ममता का घर हो, चाहे टीएमसी का पार्टी ऑफिस हो। और विरोधी इस वक्त कहीं भी ढंग से नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। दहाई के आंकड़े से भी दूर नजर आ रही है बीजेपी और लेफ्ट। शुक्रिया अनुपम आपका। तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। उधर दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में पीएम आज मौजूद नहीं है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल हैं। माना जा रहा है कि बैठक में चुनावों से लेकर सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने पर बात होगी। ये बात भी होगी कि पार्टी के कामकाज को हर स्तर तक कार्यकर्ताओं के बीच कैसे पहुंचाया जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूपी दौरे पर हैं। प्रयागराज में आज वो जाने वाले हैं, करोड़ों की सौगात वहां पर देने वाले हैं और इसी कारण वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन बीजेपी संसदीय दल की इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। सभी सदस्यों को आज सदन में रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। माना जा रहा है कि बैठक में चुनावों से लेकर सरकार की नीतियों को जन जन तक कैसे पहुंचाना है, इस पर चर्चा होगी, इस पर बातचीत होगी। ये भी बात होगी कि पार्टी के कामकाज को हर स्तर तक कार्यकर्ताओं के बीच कैसे पहुंचाया जाए। तो इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बैठक में आप तस्वीरों में देख सकते हैं जेपी नड्डा मौजूद हैं, पीयूष गोयल भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, इस बैठक में क्या क्या अहम मुद्दे? देखिए, बिल्कुल ये अंतिम बैठक कह सकते हैं इस
शीतकालीन सत्र के अंदर बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की, और इस बैठक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीयूष गोयल हैं। लेकिन अहम मुद्दा यही है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिन सांसदों, जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाए वो वहां जाएं, काम करें, कोऑर्डिनेशन का काम देखें, और साथ ही साथ बाकी सांसद अपने अपने क्षेत्रों के अंदर जो हैं वो राजनीतिक कामों के साथ साथ जो है सामाजिक कार्यों के अंदर भी लगे, और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उनको जमीन पर कैसे पहुंचाया जाए इसको लेकर काम करें, और इसकी रिपोर्ट्स और फीडबैक जो है वो समय समय पर पार्टी और सरकार के अंदर देते रहे। लेकिन बड़ी बात यही है कि कल जब प्रश्नकाल चल रहा था लोकसभा के अंदर, तो 20 के 20 प्रश्न जरूर पूछे गए जो स्टार्ट क्वेश्चन है, लेकिन उसमें 9 सांसद जो हैं वो बीजेपी के अनुपस्थित थे। ये इसको लेकर चिंता का विषय है, क्योंकि आप याद कीजिए 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर कहा था कि आपको बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पहले भी कहा था कि सभी संसद में जितने भी सांसद हैं सदन में मौजूद रहें, और आज भी यही निर्देश दिए गए हैं। शुक्रिया हिमांशु आपका फिलहाल अपडेट के लिए। तो संसद में हंगामे नॉनस्टॉप जारी है, मुद्दे मसले बदलते गए, लेकिन सदन के अंदर और बाहर विपक्ष का आक्रोश और सरकार का अड़े रहना नहीं बदला। आज भी सदन में हंगामे के भरपूर आसार है। निलंबन का मुद्दा और मंत्री के इस्तीफे की मांग पर हंगामा तो लगातार विपक्ष के चैप्टर में है, लेकिन आज चुनाव सुधार को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरेगा। आधार और चुनाव कार्ड को जोड़ने के प्रावधानों पर विपक्ष को ऐतराज है, और आज इसे राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। क्लियर बात है, हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खीरी के मामले पर डिस्कशन करने दे। सरकार करने नहीं देती। हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार उठाने नहीं देती। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, किसानों का हम मुद्दा उठाना चाहते थे, सरकार नहीं उठाने देती। हमारे लोग सस्पेंड हुए, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं करने देती। और फिर आप कह रहे हो कि भैया सरकार कहती है कि हम हाउस नहीं चलाने दे रहे। जिम्मेदारी सरकार की होती है, आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए। जिम्मेदारी सरकार की होती है हाउस चलाने की, हमारी नहीं होती है। और सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि डिबेट को वो चलने दे। मीटिंग बुलाई थी, सभी जो 5 पार्टी के मान्य सदस्य सस्पेंड किए गए, उन 5 नेताओं को बुलाया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो मीटिंग तक के लिए नहीं आए। हम हाउस की डिग्निटी और डेकोरम को रिस्टोर करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका बहुत स्पष्ट नजर आती है कि वो ना चर्चा करना चाहते हैं, ना डिबेट करना चाहते हैं, हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, और उनके मन में डिसरप्शन और डिस्टर्बेंस के अलावा कुछ नहीं है। तो संसद में विपक्ष लगातार हमलावर है और दोनों सदनों की कार्रवाई पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव सुधार के एक्सप्रेसवे पर सरकार तेजी से भाग रही है। चुनाव सुधार बिल लोकसभा से पास होकर आज राज्यसभा में जा सकता है। विपक्षी हंगामे के बीच बिल पर मुहर तो लग गई, लेकिन विपक्ष इसके प्रावधानों का हवाला देकर सरकार को घेर रहा है। वोटर आईडी कार्ड और आधार को आपस में जोड़ने के प्रावधान उसे तर्कहीन लग रहे हैं, जबकि दलील ये भी है कि इस कदम से फर्जी वोटिंग पर रोक लगेगी। बहरहाल इस मुद्दे पर संसद में हंगामे की जमीन तैयार हो रही है। तो क्या है चुनाव सुधार का बिल, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं। और पक्ष और विपक्ष में क्या वो पॉइंट्स हैं जो रखे जा रहे हैं, क्यों विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, वो भी यहां पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर संसद में हंगामे की जमीन तैयार हो रही है और आसार यही बने हुए हैं कि आज भी इस मुद्दे पर हंगामा हो सकता है। हम लोग ये चाहा कि इलेक्टोरल बिल जो है इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कानूनी काफी खामियां हैं, गलती है। हमारे फंडामेंटल राइट्स पे हमला हो रहे हैं, क्योंकि ये पुट्टुस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है। तो इसलिए हम सरकार को सलाह दिए हैं कि जब तक हमारा डाटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट ये है, ये लाखों की तादाद में लोगों को चुनाव अधिकार छीनने का अंदेशा है। तो इसलिए हम चाहा कि ये बिल जल्दबाजी में सदन में पारित ना करो, इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजो। हमने उनको विपक्ष के सब साथियों को कहा कि आप चर्चा में हिस्सा ले करके अपना सुझाव भी दीजिए। देश सुनना चाहता है और पार्लियामेंट जो है वो एक डिस्कशन का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि ठीक से नहीं बोल पाया।
लेकिन जो बिल का मुख्य प्रावधान है उसको तो मैंने बता दिया, और ये चुनाव सुधार की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल लाए हैं, और इसमें सब साथ देंगे तो ये देश के लिए अच्छा होगा। चुनाव सुधार बिल पर विपक्ष और सरकार आमने सामने है। दोनों सदनों की कार्रवाई पर भी हमारी नजर रहेगी। यूपी चुनाव में एक तस्वीर ने चुनावी और सियासी टकरार को हवा दे दी है। एक समारोह में मुलायम सिंह यादव और संघ प्रमुख भागवत साथ दिख रहे हैं और एक केंद्रीय मंत्री पास खड़े भागवत से बात कर रहे हैं। बस इसी तस्वीर ने चुनावी तूफान को रफ्तार दे दी। यूपी कांग्रेस ने सपा का नया नामकरण कर दिया है। कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा कि नई सपा में स का मतलब क्या संघवाद से है। अब आने वाले चुनाव से पहले ये तस्वीर कई रैलियों से लेकर बयानों तक में आरोपों की वजह भी बन सकती है। अब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में घूम रही मथुरा की। मथुरा पर जबरदस्त सियासत चल रही है। बीजेपी के बड़े नेता मथुरा में मंदिर बनाने वाले बयान दे रहे हैं। इन सब के बीच मथुरा से बीजेपी की सांसद ने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या अयोध्या के बाद मथुरा ही यूपी की सियासत की नई धुरी बनेगा। हम तो चाहते हैं योगी जी हमारे मथुरा से लड़ें। तो क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में चुनावी लड़ाई में अयोध्या के बाद अब अगली धुरी मथुरा बनेगा? क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अयोध्या के बाद मथुरा पर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ेंगी? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मथुरा का मुद्दा खूब गूंज रहा है। ताजा मामला तो ये है कि मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने अपनी मंशा जाहिर की है कि योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए। हम तो चाहते हैं योगी जी हमारे मथुरा से लड़ें, वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात होगी और सौभाग्य की बात होगी कि योगी जी मथुरा से लड़ें। हेमा मालिनी की यह मंशा व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन ऐसी मंशाएं मथुरा में तैर रही हैं, बहुत सारी। इसीलिए बीजेपी ने जब जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की तो योगी आदित्यनाथ ने ये शुरुआत मथुरा से की। मथुरा में योगी आदित्यनाथ से आज तक ने सवाल किया था कि क्या वो मथुरा से चुनाव लड़ेंगे। जवाब सुनिए। चुनाव लड़ने का मेरा यहाँ से कोई कार्यक्रम नहीं है। पार्टी जहाँ से मुझे कहेगी वहाँ से लड़ेंगे। इन सभी पुरियों में दर्शन करने और जनता जनार्दन की कृपा, उनका आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से जनता के लिए और इन तीर्थों के विकास करने का कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने इनकार नहीं किया और इसीलिए माना जा रहा है कि मथुरा यूपी के सियासत की नई समर भूमि हो सकती है। तो कह सकते हैं कि यूपी का चुनाव धर्म कांटे पर रख दिया गया है। यूं ही नहीं है कि बीजेपी के नेता और सांसद लगातार मथुरा पर जोर दे रहे हैं। अयोध्या काशी के बाद मथुरा में भी भव्य मंदिर होना चाहिए। राम जन्मभूमि हो गया है, अभी काशी का भी कितना अच्छा उद्धार हुआ है। अभी मैं कल काशी जा रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ, बुलाया गया है हमें। नेचुरली मथुरा के भी बहुत ही जरूरी है, उसका भी बनता है। आज तक जो नहीं हुआ है, काफी काम हुआ है। और कृष्ण तो प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। उनके लिए उनका जो जन्म स्थल है, उसकी मैं सांसद होने की वजह से मैं यही कहूंगी कि हमारा भी एक भव्य मंदिर होना चाहिए। बीजेपी के नेताओं की ओर से मथुरा पर लगातार बयानबाजियां होती रही हैं। ये तो दूसरे विरोधी लोग मुद्दा बनाए तो बनाएंगे। हम तो पहले ही नारा लगाते थे राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ नहीं, क्रम से सही हमारे एजेंडा में। बीजेपी की ओर से मथुरा को मुद्दा बनाने का काम किया था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। तब उन्होंने ट्वीट किया था कि अयोध्या काशी में भव्य निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तब करारा निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जब मुश्किल आती है तो भगवान याद आते हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान को वही याद करता है जो तकलीफ और परेशानी में होता है।
उनको इतनी परेशानी तकलीफ है कि जनता ने मन बना लिया है। जनता ने मन बना लिया है, किसान ने, नौजवान ने, व्यापारी ने मन बना लिया है, इनका सफाया होगा।